हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट में रिवाइज कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर को हमने देख लिया था। आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर से जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्वेश्चन आने वाले हैं वो एक वस्तुनिष्ठ आने वाला है, और एक रिक्त स्थान, और एक अति लघुत्रात्मक, और एक दीर्घउत्तरीय, यानी कि अ, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आने वाला है, 3 नंबर का, जिसमें 100 शब्द लिखने होते हैं। और अति लघुत्रात्मक में एक शब्द या एक लाइन, और रिक्त स्थान में आपको पता ही है, तो सिर्फ खाली जगह में जो होता है वो स्थान भरना होता है। और वस्तुनिष्ठ में जो है आपको 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक आंसर जो है आपको सेलेक्ट करना है जो सही है। चलिए, इसमें इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ देख लेते हैं, थोड़ा किताब के हिसाब से भी। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, यानी कि लगभग आपके 1200 साल का जो टाइम पीरियड है, उस समय जो आरंभिक राज्य है वो किस प्रकार के थे, राज्य राज सत्ता का जो है किस प्रकार विकास हुआ, उसको हम देखने वाले हैं। साथ ही अर्थव्यवस्था को इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। सबसे पहला ही पॉइंट है आपकी किताब का, प्रिंसेप और प्रियदर्शी। प्रिंसेप एक अंग्रेज अधिकारी है, जेम्स प्रिंसेप, नाम आपने सुना होगा। और प्रियदर्शी जो है, वहां प्रिंसेप को जो मिले हुए अभिलेख थे, उन अभिलेखों में जो है प्रियदर्शी नाम मिला था। और प्रियदर्शी कौन था, इसको हम देखने वाले हैं। 1830 के दशक में, और सन ध्यान रख लीजिएगा 1838, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। यानी ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि, जिस प्रकार हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी लिपि, उसी प्रकार प्राकृत जो भाषा है उसकी लिपियां हैं ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि। इन लिपियों को जो है सबसे पहले पढ़ने का जो श्रेय जाता है, यानी कि सबसे पढ़ा किसने था इनको, इनको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप ने। कब की थी, 1838 में। जब इनको पढ़ लिया तो उसके बाद में जो है अभिलेखों को जो है जो जानकारी लिखी गई थी उसको भी देखना आसान हो गया, और उसमें ये अभिलेख किसके थे ये भी पता चल गया। तो ये उस पर नाम लिखा था प्रियदर्शी, और भी जो उसमें नाम मिले थे उसमें अशोक के नाम भी मिले थे। तो इसके आधार पर जो है अनुमान लगाया कि ये नाम जो है प्रियदर्शी, ये अशोक का है। इन लिपियों का उपयोग जो है सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। ये जो लिपियां हैं, ख्रोष्टी और ब्राह्मी लिपि, इनका जो उपयोग है प्रारंभिक जो अभिलेख मिले हैं आरंभिक, उनमें जो है, और साथ ही सिक्कों में जो है इन लिपियों का उपयोग किया गया था। इन अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी मिलता है, यानी कि प्रियदर्शी भी था और साथ में राजा का नाम भी था अशोक, मौर्य सम्राट अशोक। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अनुसार मौर्य शासक अशोक की जो उपाधि थी वो थी प्रियदर्शी। यानी इसमें प्रियदर्शी जो नाम का उल्लेख किया गया है, ये जो है अशोक की उपाधि थी। और प्रियदर्शी का मतलब होता है सुंदर मुख वाला राजा, सुंदर मुख वाला राजा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था। सबसे प्रसिद्ध जो राजा था वो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कौन थे, सम्राट अशोक जो थे वो थे। जेम्स प्रिंसेप के शोध कार्य से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को जो है एक नई दिशा मिली थी। यानी जेम्स प्रिंसेप ने जो शोध किया था, यानी कि इसने जो ख्रोष्टी और ब्राह्मी लिपि की खोज की थी, उसको जो है पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद में आरंभिक जो भारत का इतिहास था उसको, उसका अध्ययन करना जो है आसान हो गया, यानी उसको एक नई दिशा मिली। यानी अभिलेखों को पढ़ना जो स्टार्ट कर दिया, तो अभिलेखों से महत्वपूर्ण जानकारियां जो है हमें प्राप्त हुई, जिसको आज हम पढ़ भी रहे हैं। क्योंकि भारतीय और यूरोप के विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का जो है उपयोग किया गया था। इन्हीं ग्रंथों और अभिलेखों के अध्ययन के बाद ही जो है हम ये जो पूरा इतिहास अभी हम पढ़ रहे हैं, उन्हीं की मदद से जो है पढ़ रहे हैं। इससे 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का जो है एक सामान्य विवरण जो है तैयार हो गया था, कि उस राजा के बाद में कौन शासक बने और उन राजाओं के प्रमुख कार्य जो है किस प्रकार के रहे, उन सभी का उल्लेख जो है अशोक ने अपने अभिलेखों में किए थे। तो इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से जो है हमारा ये इतिहास तैयार हो गया, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का, जिसको आज हम अभी पढ़ रहे हैं। इसके बाद विद्वानों को जानकारी हुई कि राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच संबंध तो थे, परंतु सीधे संबंध जो है वो नहीं थे। प्रारंभिक राज्य, क्योंकि हमें राज्यों के बारे में पढ़ना है, राजनीतिक व्यवस्थाओं को। और प्रारंभिक जो राज्य थे, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। विशेष ध्यान रखिएगा इस सन को, ज्यादा सन याद नहीं करना है, लेकिन इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि प्रारंभिक जो
भारत का इतिहास है, शुरुआत वाला भारतीय इतिहास, उसमें महत्वपूर्ण जो परिवर्तन का काल है, यानी सबसे पहला जो परिवर्तन हुआ है भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में, तो वो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है, क्योंकि अभिलेखों को पढ़ने के बाद में हमें जो है वहाँ के नगर और वहाँ प्रशासन करने वाले जो शासक हैं उनका जो है पता चल गया था। क्यों? तो इसके प्रमुख कारण देख लेते हैं कि ये इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी ध्यान रखिएगा। इस काल को अक्सर आरंभिक राज्यों, नगरों और लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि इस काल में जो है आरंभिक राज्यों का जो है वो उदय हुआ था, नगर जो है यहाँ पर बनने लगे थे, लोहे का प्रयोग जो है अत्यधिक होने लग गया था और सिक्कों का विकास जो है यहाँ पर हुआ था। बहुत सारे जो है अलग अलग धातुओं के यहाँ पर सिक्के बने थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की भी रचना शुरू कर दी थी। ब्राह्मणों ने जो है धर्मशास्त्र ग्रंथ लिखे थे और इन धर्मशास्त्र ग्रंथों में था क्या, इसमें जो है राजा सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया था। इसमें यानी राजा के भी नियम हैं, साथ में जो प्रजा है उन सभी के लिए जो है नियम बनाए गए थे इस धर्मशास्त्र ग्रंथ में, जो ब्राह्मणों ने लिखे थे, संस्कृत भाषा में लिखे थे और इसी परिवर्तनकारी काल में लिखे थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और इसमें बताया कि राजा जो होगा वो सिर्फ क्षत्रिय वर्ण का ही होगा और किसी अन्य वर्ण से जो है राजा नहीं बनेगा। इसी काल में बौद्ध और जैन सहित विभिन्न नई दार्शनिक विचारधाराओं का भी जो है उदय हुआ था। इन्होंने आत्म संयम व तपस्या पर बल दिया, इन जैन और बौद्ध धर्म ने। और ये विचार जो है हमारे हिंदू धर्म के जो उपनिषद हैं इनमें दिए गए विचारों के लगभग समान ही थे, इसलिए भारत में जो है उपनिषद दर्शन इसकी लोकप्रियता जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी इसी महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल में। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक जो ग्रंथ हैं उसमें महाजनपद नाम से 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख मिलता है। और बौद्ध ग्रंथ की बात करूं तो ये अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और जैन ग्रंथ का जो एक ग्रंथ है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख मिलता है। 16 राज्य जो है महाजनपद नाम से इन महाजनपदों के नाम इन ग्रंथों में एक समान नहीं थे, यानी कि अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है, इन दोनों में जो है महाजनपदों के नाम है वो एक समान नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो एक जैसे मिलते हैं। उसमें वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम जो है दोनों ग्रंथों में सेम मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये महाजनपद जो है सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। क्वेश्चन आ जाए छोटा, वज्जी, मगध जो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद थे वो कौन से थे? तो वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी एक ध्यान रखिएगा, महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन था। गण और संघ के नाम के राज्यों में लोगों का समूह जो है वो वहां पर शासन करता था। लोग जो है समूह बनाकर शासन करते थे। इस समय का जो प्रत्येक व्यक्ति था वो क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। समूह का, इस समूह का जो प्रत्येक व्यक्ति था वो क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। महात्मा बुद्ध आपको पता होगा शाक्य गण से संबंधित थे, यानी कि उनका जो गण था शाक्य गण, उस समूह के जो है ये क्या थे? प्रमुख थे। इसके पिता जो थे आपके शुद्धोधन, वो प्रमुख थे। और महावीर स्वामी जो है वज्जी संघ से संबंधित थे। तो संघ और गण जो है ये क्या होते थे? समूह होते थे, लोगों का समूह, और इन पर जो शासन करता था वो राजा कहलाता था। प्रत्येक महाजनपद की क्या होती थी? एक राजधानी होती थी और जिसे किले से घेरा जाता था, यानी राजधानी को जो है प्राचीर से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और सेनाओं तथा कर्मचारियों के लिए भाई ज्यादा धन की भी आवश्यकता पड़ती थी। और शासक किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से क्या लेता था? भाई धन की जरूरत पड़ेगी तो कर और भेंट भी इनसे जो है लेता था, उपहार और टैक्स इनसे वसूलता था, उपहार लेता था और टैक्स वसूलता था। धन जुटाने के लिए पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना भी सही माना जाता था और धन प्राप्त करने के लिए ये पड़ोसी राज्य पर आक्रमण भी जो है कर देते थे। धीरे धीरे कुछ राज्य जो है वो स्थायी सेना और नौकरशाही जो है रखने लगे, यानी अपनी सेना रखने लगे खुद की, और नौकरशाही यानी अपने जो अफसर वगैरह हैं यानी कि कर्मचारी जो है वो भी नियुक्त करने लगे। बाकी राज्य जो है सहायक सेना पर निर्भर थे। कुछ राज्य जो है सहायक सेना पर निर्भर थे और कुछ राज्यों ने क्या किया? स्थायी सेना अपनी बना ली और नौकरशाही का गठन कर दिया। और ये जो सैनिक थे ये कहाँ से आते थे? तो किसान वर्ग से सैनिक जो है भर्ती किए जाते थे। तो महाजनपदों की प्रमुख 7 विशेषताएं हमने देख ली। इसके बाद में है कि 16 जो महाजनपद थे उसमें जो प्रथम था, सबसे जो
शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध। आधुनिक बिहार वाला जो इलाका है मगध का, ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इस पर जो है विस्तृत रूप से टिप्पणी आपके 4 नंबर पर 3 नंबर के क्वेश्चन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार इसके कारण क्या थे, ये हमें जानने हैं कि मगध इतना शक्तिशाली क्यों हो गया था। इसके प्रमुख जो कारण हैं यही क्वेश्चन ले लीजिए कि 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है बन गया था। इसके प्रमुख कारण हमें जो है बताने हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो मगध जो है वो क्षेत्र है वो बहुत ही उपजाऊ था और यहाँ खेती की जो है उपज बहुत ही ज्यादा अच्छी होती थी। यहाँ लोहे की खदानें भी थी, एक तो उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर खेती कर लेते थे और लोहे की खदानें थी जिनसे वहां पर सेना के लिए जो है हथियार जो है बना लिए जाते थे। जंगलों में हाथी भी मिल जाते थे, जो हाथी सेना के लिए आपको पता है महत्वपूर्ण होते थे, हाथी मिल जाते थे। गंगा और उसकी सहायक नदियों से व्यापार के लिए आवागमन सस्ता और सुलभ होता था, क्योंकि ये गंगा और उसी नदियों की घाटी में स्थित था, बिहार में आस पास के इलाके में। जैन और बौद्ध लेखकों ने इसके शक्तिशाली होने के कारण शासकों की नीतियों को बताया है। यानी जैन और बौद्ध ग्रंथों के जो लेखक थे उन्होंने कहा है कि मगध इतना शक्तिशाली क्यों हो गया, इसके पीछे का जो कारण है वो बताया है कि इन शासकों की जो नीतियां थी वो इस प्रकार की थी कि लोग जो है इनकी नीतियों से क्या थे, प्रजा जो है इनकी नीतियों से प्रभावित थी। इस कारण जो है ये जो है प्रमुख शक्तिशाली जो है आपके राज्य बन गया था मगध। बिंबिसार और अजातशत्रु यहाँ के जो है योग्य और महत्वाकांक्षी शासक थे। मगध के शासक हैं बिंबिसार और अजातशत्रु। इनके मंत्री जो हैं उनकी नीतियां लागू करते थे। बिंबिसार और अजातशत्रु के जो मंत्री होते थे, यानी कि मगध राज्य के जो मंत्री हैं, ये सारी जो पॉलिसियां हैं यहाँ पर बनाते थे। यह जो मगध है ये प्राकृतिक रूप से भी क्या था, सुरक्षित था, पहाड़ियों से घिरा हुआ था। प्राकृतिक रूप से यहाँ की प्राकृतिक पहाड़ियां जो है यहाँ प्राकृतिक रूप से इसकी रक्षा करती थी। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी ये भी हम लिख सकते हैं राजगाह। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी, राजगाह, जो पहाड़ियों के बीच किल्लेबंद और सुरक्षित थी। राजगाह की बात करूं तो आधुनिक बिहार का जो राजगीर है वो है राजगाह। राजगीर का प्राकृत नाम है, यानी प्राकृत भाषा में इसको क्या बोलते हैं, प्राकृत भाषा का नाम है ये राजगाह और ये राजगीर का प्राकृत नाम है राजगाह। राजगीर राजधानी हम पढ़ते हैं राजगीर। राजगाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, राजाओं का घर। यानी कि मगध की जो राजधानी है राजगाह, इसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं का घर। मगध की 400 ईसा पूर्व में राजधानी बनी थी पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना बिहार में, जो गंगा नदी के किनारे स्थित थी। इससे आवागमन जो है क्या हुआ भाई, आसान हुआ। एक आरंभिक साम्राज्य मौर्य साम्राज्य, एक आरंभिक साम्राज्य मौर्य साम्राज्य, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। लगभग 321 ईसा पूर्व में जो है यहाँ के ये शासक बने थे चाणक्य की सहायता से, मगध के शासक। इन्होंने अपने राज्य का जो है विस्तार कर लिया था। यही माने जाते हैं भारत के प्रथम ऐतिहासिक शासक चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने जो है नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को जो है पराजित किया था अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, और 321 ईसा पूर्व में जो है यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना की थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मगध का जो इलाका है वहीं यहीं पर। और इन्होंने अपने जो है राज्य का जो विस्तार है वो पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरफ भी जो है इतना विस्तार कर लिया था। इसका साम्राज्य जो है विस्तृत था। आरंभिक भारत का जो प्रसिद्ध शासक था ये इसी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक था। सम्राट अशोक का नाम आपने सुना होगा। ये आरंभिक भारत का जो है प्रसिद्ध शासक था अशोक। हालांकि ऐतिहासिक शासक जो है प्राचीन भारत का ऐतिहासिक शासक, प्रथम ऐतिहासिक शासक वो है चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक ने कलिंग उड़ीसा पर जो है विजय प्राप्त की थी 261-62 ईसा पूर्व में। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में है और इसने जो है 261-62 ईसा पूर्व में अशोक ने जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। और कलिंग युद्ध के बाद में जो है इसने युद्ध नीति को त्याग दिया था, क्योंकि इससे पहले इसने क्या किया था, बौद्ध धर्म जो है उसको ग्रहण कर लिया था और इसके बाद में इसने जो है धम्म घोष की नीति को अपनाया था। यानी इसका जो है मन बदल गया था कि अब ये जो है तलवारें वगैरह अब नहीं चलाएंगे, अब धम्म घोष यानी साधारण जीवन जो है जिएंगे। मौर्य वंश के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। धम्म जो इसने जो चलाया था धम्म, इसके बारे में हम अभी एक क्वेश्चन के रूप में अभी देखेंगे इसको।
तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी देने वाले जो प्रमुख स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था मेगस्थनीज, जिसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। इस इंडिका से हमें जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है कौटिल्य चाणक्य, इसी का गुरु, जिसे विष्णुगुप्त भी बोलते हैं हम। इसकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से जो है मौर्यकालीन शासन प्रणाली की जानकारी मिलती है। इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है, ये राज व्यवस्था से संबंधित है, यानी मौर्यकालीन शासन प्रणाली की जानकारी इसमें मिलती है। और जैन और बौद्ध ग्रंथ, इनसे भी जानकारी मिलती है। पौराणिक ग्रंथ और संस्कृत वाग्मय से भी जो है मौर्य शासकों का उल्लेख मिलता है। इन सभी में, जैन ग्रंथों में भी मिलता है और संस्कृत के जितने भी ग्रंथ हैं, साहित्य और पौराणिक ग्रंथ, इन सब में जो है पुराणों में भी मौर्य शासकों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है, मौर्य स्रोत हैं ये भी। और अशोक के अभिलेखों में मौर्य इतिहास को जानने में सबसे अधिक जो है सहायता मिली। अशोक के अभिलेख ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और साथ ही मूर्तिकला से भी हमें मौर्य इतिहास की जानकारी जो है मिलती है। अशोक ने धम्म का प्रचार क्यों किया था, ये देख लेते हैं। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए अभिलेखों के माध्यम से जो है धम्म का प्रचार किया था। यानी अभिलेख जो है सबसे पहले इसी ने चलाए थे, भारत में लगाए थे अशोक ने, और यहाँ से अपना धम्म का जो है प्रचार किया था। क्या था ये धम्म? साम्राज्य को अखंड बनाने के लिए जो है इसने ये सब कुछ किया था। यानी कि अभिलेखों के माध्यम से इस धम्म का प्रचार किया, साम्राज्य को अखंड और जो है एक बनाने के लिए। धम्म एक नियमावली है, यानी इसमें बहुत सारे नियम है धम्म में। इसमें कौन कौन से नियम शामिल हैं? तो वही सामान्य नियम, बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदार भाव रखना, सेवकों और दासों के प्रति, नौकरों के साथ भी उदार व्यवहार, और दूसरे जो धर्म हैं उन और परंपराओं का भी क्या करना? आदर। दूसरे धर्मों और परंपराओं का भी आदर करना, ये सारे जो है इसमें नियम लिखे हुए हैं आपके धम्म में। और अशोक ने इस धम्म के प्रचार के लिए, यानी ये सारी जो साधारण बातें हैं, इनका प्रचार करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसे कहा जाता है धम्म महामात्य। धम्म महामात्य या धम्म महामात्य। लोगों का जीवन इस जन्म में व अगले जन्म में भी अच्छा होगा, ऐसी धम्म में नियमावली में लिखा हुआ है। और ये धम्म के जो सिद्धांत है ये साधारण और सार्वभौमिक थे, यानी कि सब इसको जो है मान सकते हैं, सब मानते भी हैं। मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है वो किस प्रकार का था? मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे और पांचों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है राजधानी, जो इसकी पाटलिपुत्र थी, ये एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र था। और 4 प्रांतीय केंद्र थे, यानी राज्य स्तर पर, जिसमें तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी, ये 4 प्रमुख जो है प्रांतीय केंद्र थे। तो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे मौर्य साम्राज्य के। इतिहासकार यह मानते हैं कि सबसे प्रबल जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर जो है रहा था। प्रबल जो प्रशासकीय नियंत्रण है, प्रशासन जो ज्यादा अच्छा था, इन्हीं 5 केंद्रों पर था। अशोक के अभिलेखों में एक जैसे संदेश खरीदे मिले हुए हैं, संदेश जो है लिखे हुए मिले हैं। अभिलेखों में एक जैसे संदेश लिखे हुए मिले हैं और एक जैसे संदेश खुदे हुए मिले हैं, खुदे हुए हैं। जैसे एक जैसे संदेश खुदे हुए हैं, ये लाइन एक्स्ट्रा हो गई। अभिलेखों में एक जैसे संदेश जो हैं, एक जैसे संदेश खुदे हुए हैं, जो पश्चिम में पाकिस्तान से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर मिले हैं। यानी अशोक के जो अभिलेख मिले हैं ये लगभग पूरे भारत के वर्तमान इलाके और पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक जो है अशोक के अभिलेख मिले हैं। और इन सभी में जो है एक जैसे क्या लिखे हुए हैं? ये धम्म की जो नियमावली में है वो सब कुछ लिखा हुआ है। धम्म के जो नियम वगैरह हैं वो सब कुछ लिखे हुए हैं, जो सामान्य जो प्रजा है उन सबको ये मानने होते थे। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों के जो कार्य थे वो क्या क्या थे? मौर्य साम्राज्य के जितने भी अधिकारी थे उनके कार्य थे नदियों की देखरेख करना, भूमि मापन करना, शिकारियों का संचालन करना, कर वसूलना, खेती से जुड़े सभी कार्यों का निरीक्षण करना, छोटे क्वेश्चन के रूप में भी ध्यान रखना। अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत जानकारी भी हमें जो है मिलती है। तक्षशिला और उज्जैन दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर थे। दो जो महत्वपूर्ण, अभी हमने इसको देखा भी था, तक्षशिला और उज्जैनी, ये दोनों जो हैं ये कहां पर स्थित है भाई? तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले व्यापारिक जो महत्वपूर्ण मार्ग थे वहां पर स्थित थे। जबकि सुवर्णगिरी, ये जो कर्नाटक में स्थित है, सोने का पहाड़ जिसका अर्थ होता है, कर्नाटक में सोने की खदानों के लिए प्रसिद्ध था। सुवर्णगिरी जो केंद्र है ये खदानों के लिए प्रसिद्ध था, सोने की खदानों के लिए। और तक्षशिला और उज्जैन जो है ये आपके महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे।
साम्राज्य के संचालन में भूमि और नदियों दोनों मार्गों, स्थल व जल से आवागमन बना रहना आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीने का समय लगता होगा। इसका अर्थ है कि यात्रा करने वालों के लिए खान पान की जो व्यवस्था है और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। इससे स्पष्ट है कि सेना जो है, सेना सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम जो है रही होगी। सेना जो है सुरक्षा के लिए होती थी। सैन्य प्रशासन, इसमें भी आप इसमें ऐड कर सकते हो साथ में, और क्योंकि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में सैन्य प्रशासन भी शामिल है। ये जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 100 शब्दों के जो 100 शब्द लिखने होते हैं उसमें आप ये लिख सकते हो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में। और प्रांतीय सैन्य प्रशासन जो है उसको इसमें से ऐड कर सकते हो, या सैन्य प्रशासन का अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सैन्य प्रशासन की प्रमुख जो गतिविधियां थी वो कौन कौन सी थी? मेगस्थनीज जो यहाँ पर आया था राजदूत बनकर भारत, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ध्यान रखना किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। उसने बताया था कि मौर्य साम्राज्य में सैनिक गतिविधियों के संचालन के एक समिति और 6 उप समितियां होती थी। एक समिति होती थी और 6 उप समितियां होती थी, जिनके कार्य कौन कौन से थे उसको देख लेते हैं। एक समिति में ही है 6 उप समितियां। सबसे पहली जो समिति है उसका काम है नौसेना का संचालन करना, जो नौसेना थी उसका संचालन करना। और दूसरी थी यातायात और खान पान का संचालन करना। और इस दूसरी समिति के जो प्रमुख कार्य थे वो थे उपकरणों के धोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना। धोने के लिए उपकरण, कोई भी उपकरण है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो यातायात के रूप में बैलगाड़ी की व्यवस्था थी। तो ये इस दूसरी जो समिति है इसका ये प्रमुख काम था ढोने के लिए, है ना। उपकरण एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, चाहे खान पान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, तो ये सारे काम जो है इस दूसरी समिति के थे। सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, और सैनिकों की देखभाल के लिए जो नौकर हैं और शिल्पकारों की नियुक्ति जो करने का काम है ये दूसरी समिति का था। और तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सैनिक क्या है? पैदल सैनिकों का संचालन, अश्वारोहियों का संचालन और रथारोहियों का संचालन और हाथियों का संचालन करना, ये प्रमुख 6 समितियां होती थी। और एक समिति में 6 उप समितियां होती थी। ये ऐसा मैगस्थनीज ने बताया है कि सैन्य संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियां होती थी। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था? तो बहुत महत्वपूर्ण था मौर्य साम्राज्य। 19वीं सदी में, छोटे प्रश्न के रूप में, 19वीं सदी में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, इतिहासकारों ने भारत के प्रारंभिक इतिहास की रचना शुरू की, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का मुख्य काल माना गया। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। मौर्य साम्राज्य का इतिहास जो है, जब देश अंग्रेजों के गुलाम था, तो जब हमने भारत का प्रारंभिक इतिहास लिखना शुरू किया तो हमारे लिए मौर्य साम्राज्य सबसे मुख्य काल रहा। और यहाँ पर किस कारण मुख्य रहा? तो मूर्तियां, यहाँ की जो मूर्तियां थी वो अद्भुत कला का प्रमाण है, जो साम्राज्य की पहचान थी। यहाँ की मूर्तियां, अभिलेख आपको पता है अशोक ने ही जो है खुदवाए थे, तो दूसरे शासकों से अलग थे अभिलेख, जिससे पता चलता है कि अशोक एक शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा परिश्रमी शासक था। 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने अशोक को जो है प्रेरणा स्रोत माना था, अपना प्रेरणा स्रोत जो है इसे माना था कि अशोक से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मौर्य साम्राज्य 150 वर्ष तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के सब क्षेत्रों में नहीं फैल पाया। अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारी आ गए और इस साम्राज्य की वो रक्षा नहीं कर पाए। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते महाद्वीप में कई भागों में जो है नए नए शासक और रजवाड़े जो है स्थापित होने लगे। यानी मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में फिर पूरे भारत में जो है अलग अलग जो है शासक आने लग गए। राजधर्म के नवीन सिद्धांत, दक्षिण के राजा और सरदार, मौर्य साम्राज्य का उत्तर में पतन हो गया। उसके बाद में दक्षिण भारत में जो है कौन कौन से वंश आए उसको देख लेते हैं। दक्षिण भारत में बात करूं तो चोल, चेर और पांड्य, ये प्रमुख सरदारियां जो है इनका उदय हुआ। यानी प्रमुख सरदार जो लोग थे, चोल, चेर और पांड्य, इनका उदय हुआ। ये राज्य जो है बहुत ही समृद्ध और लंबे समय तक जो है बने रहे थे। और दक्षिण की बात करूं तो मध्य और पश्चिमी भारत का जो क्षेत्र है वो कहलाता है दक्कन। मध्य और पश्चिमी भारत का क्षेत्र दक्कन, यहाँ पर सातवां शासकों का उदय हुआ था। बीच वाले जो भारत हैं, बीच वाला जो भारत, उसमें यानी कि ये उत्तर हो गया। और यहाँ गुजरात का इलाका और इसके नीचे जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये इलाका हो गया दक्कन। दक्कन का इलाका मध्य, और ये पश्चिमी जो बड़ा इलाका है ये दक्कन हो गया। और इसके नीचे हो गया दक्षिण का भाग, ये दक्षिण और ये वाला दक्कन का भाग। तो दक्कन में सातवां शासकों का जो है उदय हुआ था।
प्राचीन तमिल ग्रंथ जिसको हम बोलते हैं संगम ग्रंथ, संगम ग्रंथों से जो है इनके बारे में जानकारी मिलती है, चोल, चेर, पांड्य और साथ ही सातवाहन शासकों के बारे में। दक्षिण भारत के कई जो सरदार थे, जो राजा थे, वो सातवाहन व शक राजाओं के साथ व्यापार करके राजस्व जुटाते थे। दक्षिण भारत के जो राजा थे, सबसे जो दक्षिण में थे, चोल, चेर और पांड्य, ये सातवाहनों के साथ भी करते थे व्यापार और इसके साथ साथ शक राजाओं के साथ भी जो है व्यापार करते थे। तीसरी शताब्दी में दक्कन और वाकाटक तथा पूर्वी भारत में गुप्त वंश के नए शासकों का जो है उदय हुआ था। तीसरी शताब्दी में इनका उदय हुआ था, किसका? आपके वाकाटक वंश का, और गुप्त वंश का जो है महत्वपूर्ण रोल भी रहा था इनका। नए वंश का उदय हुआ वाकाटक और गुप्त वंश का। और तीसरी के बाद में पांचवी छठी शताब्दी ईस्वी में कर्नाटक में चालुक्य वंश और तमिलनाडु में पल्लव वंश का उदय हुआ। और इस समय उत्तर भारत में जो है पांचवी छठी शताब्दी में ही गुप्त, और दक्कन में वाकाटक और दक्षिण में चालुक्य और पल्लव थे। और चेल, चोर, पांडे ये जो है पहले थे। इसके बाद में इनका दक्षिण में जो सिद्धांत चलता था, उस समय जो राजा लोग सिद्धांत अपनाते थे दैविक राजा का। प्राचीन जो शासक थे स्वयं को मतलब देवी देवताओं के साथ जोड़ने लग जाते थे, तो दैविक राजा। कुषाण शासकों, विशेष रूप से कुषाण शासकों, जिनका जो काल था वो था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी, यानी 100 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक, यानी लगभग 200 सालों का जो काल है। ये कुषाण शासकों ने उच्च स्थिति यानी अपनी स्थिति ऊंची करने के लिए इन्होंने क्या किया था, खुद को देवी देवताओं के साथ जोड़ा। और कुषाणों ने इसके लिए मंदिरों में अपनी खुद की जो है विशालकाय मूर्तियां लगवाई। इसके प्रमाण में यदि मूर्तियों का प्रमाण देखें तो उत्तर प्रदेश का मथुरा के पास एक स्थान है माट, और अफगानिस्तान का एक देव स्थान है, उस पर वहां पर जो है कुषाण शासकों की मूर्तियां जो है मिली है देवता के रूप में। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसके सर्वोत्तम प्रमाण जो है उनके सिक्कों और मूर्तियों से भी प्राप्त होते हैं। यानी कुषाण शासकों के जो सिक्के हैं, उन्होंने जो मूर्तियां बनाई हैं, उन मूर्तियों से भी हमें पता चलता है कि कुषाण शासक खुद को जो है देवतुल्य शासक मानते थे। कुषाण शासकों के सिक्कों पर भी एक राजा की भव्य प्रतिमा दिखाई गई है। सिक्के के दूसरी ओर एक देवता का चित्र है। ऐसे सिक्के भी कुषाणों को देवतुल्य बताने के लिए जो है जारी किए जाते थे। यानी ये सिक्के भी जारी करते थे जिसमें जो है खुद एक तरफ देवता का चित्र और दूसरी तरफ अपनी खुद की प्रतिमा जो है दिखाते थे सिक्कों पर, यानी खुद को देवता तुल्य बताने के लिए जो है ये सिक्के जारी करते थे। और कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे जो है देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। और ये इन्होंने देवपुत्र की उपाधि जो लगाई है, ये इससे किन से प्रभावित थे? चीनी शासकों से प्रभावित थे। और चीनी शासक अपने नाम के आगे जो है स्वर्ग पुत्र की उपाधि लगाते थे। स्वर्ग पुत्र की उपाधि चीनी शासक लगाते थे और कुषाण शासक जो है वो देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। चौथी शताब्दी ईस्वी में देविक राजा के विचारों में जो है दूसरा विकास हुआ था गुप्त काल में। गुप्त काल के शासक, और इनकी जो जानकारी हमें मिलती है साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों, साथ ही राजा की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियों से जो है हमें गुप्त शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त जो गुप्त शासक था, इसके एक राजकवि था हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति, जिसको हम इलाहाबाद अभिलेख भी कह सकते हैं, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को क्या कहा था? परमात्मा पुरुष। ये ध्यान रखिएगा, छोटा क्वेश्चन। परमात्मा पुरुष जो है किसको कहा था, किसने कहा था? समुद्रगुप्त ने जो है समुद्रगुप्त को कहा था हरिसेन ने, जो उसका राजकवि था, राज दरबारी था। प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद अभिलेख जिसको हम बोलते हैं, गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने जो है संस्कृत में रचना की थी। इस प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो की थी वो खुद हरिसेन ने की थी संस्कृत भाषा में, और इसमें इसने समुद्रगुप्त को परमात्मा पुरुष जो है कहा था। चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य जो है सामंतों पर भी निर्भर हो गए थे। कई जो बड़े बड़े साम्राज्य थे ये सामंतों पर निर्भर थे, और ये सामंत जो है आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता जो है प्रदान किया करते थे। यानी सेना जो है राजा नहीं रखता था, सामंत रखता था सेना। जहां भी शासक कमजोर होता तो ये सामंत क्या होते थे भाई, खुद स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे और सामंत खुद जो है राजा बन जाते थे सामंत। प्रमुख क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं आज के इसमें। ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें कौन से नाम से जो है ख्यात
पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमने जो देखा था वहां पर जो है ज्यादा ऊपर थोड़ी बहुत ईंटों की चिनाई कर दी, या ऊपर शव को जो है खुला ही छोड़ दिया जाता था, गड्ढे में सीधा दफन किया कर दिया जाता था। लेकिन पहली सहस्त्राब्दी लगभग 1000 ईस्वी तक आते आते जो है शवों को, जो भी मरते थे उनके ऊपर बड़ा पत्थर जो है रख देते थे, यानी महापाषाण। महापाषाण नाम से जो विख्यात पत्थर थे वो उस मृतक पर रखते थे, और ताकि कोई भी उसको जो है ले जा नहीं पाए, कोई भी पक्षी हो चाहे जंगली जानवर हो इसको खा नहीं पाए। तो ये क्वेश्चन शुरुआत दूसरे चैप्टर के शुरुआत में ही है। महापाषाण नाम से जो विख्यात पत्थर थे उसके बड़े बड़े जो ढांचे हैं वो मिले हैं शवों के ऊपर, मध्य और दक्षिण भारत में। अंतिम संस्कार के रूप में महापाषाण जो बड़ा पत्थर है वो रख देते थे। प्रमुख प्रश्न जो अभी की इस क्लास में हमने देखे हैं, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र। और ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ किसने निकाला था? जेम्स प्रिंसेप ने। और पियदर्शी का क्या अर्थ होता है? मनोहर मुखाकृति वाले राजा, यानी सुंदर मुख वाला राजा। खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि की खोज किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने 1838, ध्यान रखिएगा कब की थी, 1838 में खोज की थी। अभिलेखों पर पियदसी नाम का जो उल्लेख किया गया है अभिलेखों पर, वो किस राजा के लिए किया गया है? तो वो आपके सम्राट अशोक के लिए किया गया है, यानी अशोक को कहा गया है क्या? पियदसी। अशोक को क्या कहा गया है भाई? पियदसी अभिलेखों में। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से खाली जगह राज्यों का उल्लेख मिलता है। किसी राज्य का नाम नहीं लिखना है, महाजनपदों नाम से यहाँ पर 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। 16 राज्यों का उल्लेख जो है मिलता है। अभिलेख किसे कहते हैं? जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों पर खुदे होते हैं उसे बोलते हैं अभिलेख। जो कठोर सतह होती है, कठोर सतह वो किसी की हो सकती है, पत्थर या धातु कुछ भी हो सकता है, मिट्टी के बर्तन, उन पर जो लेख लिखे होते हैं उसको बोलते हैं अभिलेख। प्राचीनतम जो अभिलेख हैं वो किस भाषाओं में लिखे गए थे? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे प्राचीनतम अभिलेख। संस्कृत नहीं करना है, प्राकृत भाषा में जो है ये अभिलेख लिखे गए थे। जनपद का क्या अर्थ है? जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहां कोई जन अपना पांव रखता है, यानी कोई भी लोग हैं, कुल हैं, या कोई भी जनजाति है, कोई भी समूह है, वहां पर पांव रखता है, यानी कि वहां पर बस जाता है, तो उसको बोल देते हैं जनपद। इस शब्द का जो प्रयोग है ये प्राकृत भाषा में भी और संस्कृत दोनों भाषाओं में ही मिलता है। प्रत्येक महाजनपद की एक क्या होती थी, जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। तो प्रत्येक महाजनपद की, हमने महाजनपद की विशेषताओं में देखा, एक राजधानी होती थी जिसको जो है प्राचीर या किले से घेरा जाता था। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने कौन से ग्रंथों की रचना शुरू कर दी थी? तो धर्मशास्त्र ग्रंथ की रचना शुरू कर दी थी। ओलिगार्की किसे कहते हैं? ओलिगार्की यानी समूह शासन। समूह शासन उसे कहते हैं, इंग्लिश वर्ड है ओलिगार्की, जहां सत्ता जो है पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। कोई भी पुरुषों का एक ग्रुप है, उसके समूह के हाथ में एक कोई व्यक्ति है पुरुष, उसके हाथ में सत्ता होती है एक समूह की, उसको बोलते हैं ओलिगार्की या समूह शासन। महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो 16 है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध हो गया। और मगध की प्रारंभिक राजधानी बात करें तो राजगाह, जिसका अर्थ क्या होता है? राजगाह राजाओं का घर। और ये जो है वर्तमान में आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम है राजगाह। और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को किसकी राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहते हैं? मगध। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में लिखे गए? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए। अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत भाषा में। अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अरामाइक और यूनानी लिपियों का जो प्रयोग है वो में मिले अभिलेखों में किया गया है। कहां पर मिले अभिलेखों में किया गया है भाई अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग? अफगानिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं वहां पर अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। आरंभिक भारत का जो सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है वो अशोक को माना जाता है। ऐतिहासिक शासक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। यह है सर्वप्रसिद्ध शासक। भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक कौन था? अशोक। और कलिंग, कलिंग जो आधुनिक ओडिशा है, इस पर विजय किसने प्राप्त की थी? अशोक ने। और चंद्रगुप्त के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत भारत आया था? तो वो था आपके दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है? इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका। और अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य कौटिल्य ने की थी, जिसको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, साथ में उसके दरबार में मंत्री भी थे। अशोक ने अपने खाली जगह के माध्यम से धर्म का प्रचार किया, तो किसके माध्यम से? अभिलेखों के माध्यम से।
जो है धम्म का प्रचार किया था। वहां पर धम्म महामात्य मत लिख देना, अभिलेखों के माध्यम से जो है इसका प्रचार किया था। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन से थे? एक राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, सुवर्णगिरी और तोसली। मौर्य साम्राज्य के कौन से 2 राजनीतिक केंद्र लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे? तो तक्षशिला और उज्जैनी जो केंद्र थे ये आपके लंबी दूरी वाले जो महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है उस पर स्थित थे। मौर्य साम्राज्य का कौन सा राजनीतिक केंद्र सोने की खदान के लिए उपयोगी था? सुवर्णगिरी जो कर्नाटक में है। और मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी समितियों का उल्लेख किया है? तो 1 समिति, साथ ही 6 उप समितियों का उल्लेख किया था, जिसको अभी हमने देखा। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए खाली जगह नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो वो कौन से की थी भाई? वो की थी आपके धम्म महामात्य या धम्म महामात्य, धम्म महामात्र। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गए। अगली क्लास में हम जो है और बड़े प्रश्न और छोटे प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।